20 जनवरी 2025 को हल्फ उठाने के बाद से ही अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के अहम तनाज़ात में अमेरिका के किरदार और पॉलिसी को बिल्कुल नए अंदाज में पेश कर रहे हैं और उनकी पॉलिसीज़ और जारहाना इक़दामात से आलमी मंजरनामा अक्सर तब्दील होने की सूरत हाल पैदा हो गई है। जहां गजा को कब्जे में लेने की ट्रंप की अग्रेसिव पॉलिसी पर उनके अरब इत्तेहादी हैरान और परेशान हैं, वहीं अब यूक्रेन से मुताल्लिक पॉलिसी और इक़दामात पर ट्रंप के यूरोपीय इत्तेहादी इंतहाई तशवीश का शिकार हैं। और यूक्रेन से मुताल्लिक ट्रंप की यह पॉलिसी न सिर्फ गैर मामूली नौयत की है बल्कि ये इंतहाई गैर मुतवक्के और हैरानकुन भी है। ट्रंप यूक्रेन जंग के हवाले से मुसलसल अमेरिका के अहम तरीन इत्तेहादी यूरोप को पसे पुश्त डालते हुए रूस जैसे सख्त हरीफ के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इसी तरह की एक गैर मामूली पेशरफ्त में अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा में यूरोप के बजाय रूस का साथ दिया है, जिसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती है। BBC के मुताबिक यूक्रेन पर रूसी हमले को 3 साल मुकम्मल होने के मौके पर अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा में 2 बार रूस का साथ दिया है, जो जंग के बारे में ट्रंप इंतजामिया के मौक़िफ़ की तब्दीली को वाज़ेह करता है। सबसे पहले अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में रूसी इक़दामात की मज़म्मत और यूक्रेन की इलाक़ाई सालमियत की हिमायत में आने वाली एक यूरोपीय करारदाद की मुखालफत कर दी और रूस, शुमाली कोरिया और बेलारूस जैसे ममालिक के साथ खड़ा रहा और उसके खिलाफ वोट दिया। फिर अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में एक करारदाद पेश की और उसे मंजूर कराया, जिसमें यूक्रेन तनाज़े को ख़त्म करने का तो कहा गया था, लेकिन इसमें रूस पर कोई तनकीद नहीं की गई थी। सलामती काउंसिल ने अमेरिका की एक करारदाद मंजूर कर ली, लेकिन अमेरिका के 2 अहम तरीन इत्तेहादियों बरतानिया और फ्रांस ने इस करारदाद में तरमीम करने की कोशिशें वीटो होने के बाद राय शुमारी में हिस्सा ही नहीं लिया। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप और अमेरिका के दरमियान ये इख्तिलाफ पीर को उस वक्त सामने आया जब अक़वाम मुत्तहिदा की 193 रुकनी जनरल असेंबली में अमरीकी सिफारतकारों ने रूस और यूक्रेन तनाज़े के दौरान होने वाले जानी नुकसानात की मजम्मत में अपनी एक महदूद करारदाद पेश की और इस तनाज़े के खात्मे का मुतालबा किया। लेकिन इससे पहले यूरोपीय सिफारतकारों ने एक मज़ीद तफसीली करारदाद पेश की थी, जिसमें रूस को मुकम्मल तौर पर यूक्रेन पर हमले का जिम्मेदार ठहराया गया था और यूक्रेन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत की गई थी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने 93 वोटों से यूरोपीय करारदाद की हिमायत की, लेकिन गैर मामूली तौर पर अमेरिका ने रूस, शुमाली कोरिया, इसराइल, बेलारूस, हंगरी और सूडान समेत इस करारदाद के खिलाफ वोट देने वाले 11 ममालिक का साथ दिया, जबकि 65 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इसके अलावा जनरल असेंबली ने अमरीकी करारदाद को तरमीम के बाद मंजूर कर लिया। इस तरमीम में यूक्रेन की हिमायत करने वाली बात शामिल की गई, जिसकी वजह से अमेरिका ने इस वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। इसके बाद अमेरिका ने अपनी गैर तरमीम शुदा करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा की 15 रुकनी सिक्योरिटी काउंसिल में पेश कर दी, जिसमें तनाज़े के खात्मे का मुतालबा किया गया था, लेकिन इसमें रूस पर कोई तनकीद नहीं की गई थी। यह करारदाद 10 वोटों से मंजूर हो गई। अमेरिका, रूस, चीन और पाकिस्तान समेत 10 ममालिक ने करारदाद के हक़ में वोट दिया, लेकिन अमेरिका के अहम इत्तेहादियों बरतानिया और फ्रांस समेत डेनमार्क, यूनान और स्लोवेनिया ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से रूस की मौजूदा हिमायत इंतहाई गैर मामूली है, लेकिन यह पॉलिसी उनकी जानिब से दूसरी मरतबा सदर बनने के बाद से मुसलसल देखी जा रही है और वो रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग में भी मुसलसल रूस की साइड लेते नजर आ रहे हैं। पहले सदर ट्रंप ने यूक्रेन जंग पर बाइडेन इंतजामिया की पॉलिसी के बरक्स तनाज़े के अहम फरीक यूक्रेन को ही बाईपास करके रूस के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ कर दिया और 18 फरवरी को सऊदी अरब की मेज़बानी में अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव के दरमियान एक बाज़ाब्ता मुज़ाकराती नशिस्त भी हुई, जिसके बाद दोनों ममालिक ने मज़ीद मुज़ाकरात पर इत्तफ़ाक़ करते हुए मुज़ाकरातकारों के नाम भी दे दिए। और इन मुज़ाकरात के बाद जो तस्वीर सामने आई, उससे बाइडेन की जानिब से रूस को सिफारती तौर पर तनहा करने की अमरीकी पॉलिसी भी ख़त्म हो गई और इस मंजर को आलमी मीडिया रूस की बड़ी कामयाबी करार दे रहा है। इसी तरह ट्रंप ने न सिर्फ यूक्रेन और अपने अहम यूरोपीय इत्तेहादियों के बगैर रूस के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ कर दिया, बल्कि वो रूस के बजाय यूक्रेन को ही इस जंग का जिम्मेदार और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को डिक्टेटर करार दे रहे हैं और रूसी सदर पुतिन को डिक्टेटर करार देने से कतरा रहे हैं। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए इमदाद और फौजी हिमायत में भी बड़ी कमी कर दी है और साथ ही ट्रंप इंतजामिया यूक्रेन पर दबाव डाल रही है कि वो एक मुआहदे पर दस्तखत करे, जिसके तहत अमेरिका को यूक्रेन से तकरीबन $500 अरब मालियत की नायाब मादनियात निकालने की इजाज़त दी जाएगी, जो उन्होंने यूक्रेन जंग पर खर्च किए हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के इस मुतालबे को मुस्तरद करते हुए कहा था कि अमेरिका ने उन्हें इतने पैसे तो दिए भी नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद दोनों ममालिक के दरमियान इस मौजू पर मुज़ाकरात जारी हैं। इस सारी सूरत हाल में आज रूस के सदर पुतिन ने कहा है कि वो अमेरिका को रूस के ज़ेर कब्ज़ा यूक्रेन के इलाकों में मौजूद नायाब मादनियात के ज़खायर तक रसाई देने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा ट्रंप ने मुसलसल अपने अहम यूरोपीय इत्तेहादियों को अपने दिफाई अखराजात बढ़ाने और जंग में ज़्यादा किरदार अदा करने के लिए धमकियाँ भी दी हैं, जबकि रूस और अमेरिका के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से अक्सर माहिरीन का मानना है कि इन मुज़ाकरात से रूस सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाएगा।
ٹرمپ کے ان اقدامات پر اہم یورپی ممالک اور امریکی اتحادی نہ صرف انتہائی حیران ہیں بلکہ وہ ان اقدامات پر سخت موقف بھی اختیار کر رہے ہیں، اور اس سے یورپ اور امریکہ کے درمیان طویل اور تاریخی اتحاد بھی خدشات سے دوچار ہو رہا ہے اور نئی عالمی صف بندی ہونے کا بھی امکان ہے، اور اس نئے منظرنامے میں چین ایک اہم فریق بن سکتا ہے۔ پیر کو فرانس کے صدر میکرون کی ٹرمپ سے ہونے والی ملاقات میں بھی کچھ اسی طرح کے مناظر دیکھنے میں آئے، اور ایک موقع پر جب ٹرمپ نے یوکرین کی فنڈنگ سے متعلق ایک دعویٰ کر دیا تو میکرون نے انہیں فیکٹ چیک کر کے حیران کر دیا، مگر ٹرمپ پھر بھی بولتے نظر آئے۔ France support the US being compensated? I support the idea to have Ukraine first being compensated because they are the one to lose a lot of their fellow citizens and being destroyed by these attacks. Second, all of those who paid for could be compensated, but not by Ukraine, by Russia, because they were the one to aggress. Again, just so you understand, Europe is loaning the money to Ukraine. They get their money back. No, in fact, to be frank, we paid 60% of the total efforts, and it was through, like the US, loans, guarantee, grants, and we provided real money, to be clear. We have 230 billion frozen assets in Europe, Russian assets, but this is not as a collateral of a loan because this is not our belonging. So they are frozen. If at the end of the day in the negotiation we will have with Russia, they're ready to give it to us, super. It will be loan at the end of the day and Russia will have paid for that. If you believe that, it's okay with me. Mr. President, They get their money back, we don't, and now we do. But, that's We only will fight fair. both. ملاقات کے دوران فرانسیسی صدر کا یوکرین سے متعلق موقف ٹرمپ کے موقف سے بالکل مختلف تھا اور یہ محسوس بھی ہوا۔ رائٹرز کے مطابق پیر کو ہونے والی ملاقات میں یوکرین کے معاملے پر امریکی صدر ٹرمپ اور فرانسیسی صدر میکرون کے درمیان اختلافات واضح تھے، جو ٹرمپ کی یوکرین جنگ کو جلد ختم کرنے کی کوششوں پر یورپ اور امریکہ کے درمیان تقسیم کو ظاہر کرتا ہے۔ بات چیت کے دوران ٹرمپ اور میکرون نے سالوں پرانے اچھے تعلقات کی بنیاد پر دوستانہ انداز میں بات کی، تاہم میکرون نے واضح طور پر کہا کہ وہ کچھ اہم مسائل پر ٹرمپ سے اختلاف رکھتے ہیں، خاص طور پر جب وہ یوکرین پر روسی حملے کی 3ری اینیورسری منا رہے تھے۔ ٹرمپ نے ملاقات کے دوران روسی صدر پوٹن کو ڈکٹیٹر کہنے سے انکار کر دیا، حالانکہ گزشتہ ہفتے انہوں نے یوکرین کے صدر زیلنسکی کو ڈکٹیٹر قرار دے دیا تھا، لیکن میکرون نے کہا کہ یہ بات واضح ہے کہ اس تنازع میں جارحیت روس نے کی ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر ٹرمپ نے پچھلے ہفتے واضح موقف اختیار کرنے سے گریز کیا تھا، جبکہ ٹرمپ نے یوکرین میں فوری طور پر جنگ بندی کی خواہش کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ یوکرین اور روس کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور معاہدہ طے پانے کے بعد وہ پیوٹن سے ملاقات کے لیے ماسکو جا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس صدر میکرون نے اس معاملے پر زیادہ سوچ سمجھ کر آگے بڑھنے کی ضرورت پر زور دیا، جس کا آغاز جنگ بندی سے ہو اور اس کے بعد ایک امن معاہدہ ہو جس میں سیکیورٹی کی ضمانتیں شامل ہوں۔ اس حوالے سے صدر میکرون نے صحافیوں سے کہا کہ ہم فوری امن چاہتے ہیں، لیکن ہم ایسا معاہدہ نہیں چاہتے ہیں جو کمزور ہو، اور کسی بھی امن معاہدے کا جائزہ لینا، چیک کرنا اور تصدیق کرنا ضروری ہے۔ تاہم دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ایک امن معاہدہ طے پانے کے بعد یوکرین میں یورپی امن فوج تعینات کی جائے گی۔ ٹرمپ کے دوبارہ امریکہ کا صدر بننے کے بعد فرانسیسی صدر میکرون ان سے ملنے والے پہلے یورپی لیڈر ہیں، جبکہ جمعرات کو برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر بھی ٹرمپ سے ملیں گے، اور ممکنہ طور پر ان کی ملاقات میں بھی یوکرین جنگ سب سے اہم موضوع ہوگا، کیونکہ یوکرین سے متعلق ٹرمپ کی پالیسی پر یورپ میں شدید تحفظات ہیں۔ اتوار کو جرمنی کے الیکشنز میں کامیابی کے بعد جرمنی کے ممکنہ نئے چانسلر فریڈرک مرز نے تو یورپ کو امریکی اثر سے آزاد کرانے کا اعلان کر دیا تھا۔ اتوار کو الیکشنز میں کامیابی کے بعد فریڈرک مرز نے کہا تھا کہ میری سب سے بڑی ترجیح یہ ہوگی کہ یورپ کو جتنی جلدی ممکن ہو مضبوط بنایا جائے تاکہ ہم قدم با قدم امریکہ سے آزادی حاصل کر سکیں۔ جبکہ اس کے بعد کل بھی انہوں نے یورپ پر اپنی دفاعی صلاحیت بڑھانے کے لیے زور دیا تھا۔ برطانوی اخبار دی گارڈین کے مطابق جرمنی کی متوقع چانسلر نے کہا ہے کہ یورپ کو اپنی دفاعی صلاحیت بڑھانے کے لیے فوری طور پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب ایک ایسی امریکی انتظامیہ موجود ہے جس کا نعرہ صرف امریکہ ہے، اور یہ حقیقت میں یورپ کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کی توجہ جیو پولیٹیکل منظرنامے پر مرکوز ہے، اگرچہ وہ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہیں گے، لیکن وہ بدترین صورتحال کے لیے بھی تیار ہیں۔ اس ساری صورتحال میں اگر یورپ اور امریکہ کے تعلقات ٹرمپ کی غیر متوقع شخصیت کی وجہ سے، ان کی پالیسیز کی وجہ سے مزید خراب ہو جاتے ہیں، تو اس سے نیا عالمی منظرنامہ کیا ہوگا اور کون سا ملک یورپ میں امریکہ کی جگہ لے کر اس صورتحال کا بینیفیشری ہو سکتا ہے، اپنا اثر و رسوخ بڑھا سکتا ہے، امریکی اتحادیوں کو اپنے پاس لا سکتا ہے۔ اس حوالے سے CNN پر تجزیہ دیتے ہوئے معروف امریکی صحافی و تجزیہ کار فرید زکریا نے کہا کہ اس وقت امریکہ کے مغربی اتحادی شدید مشکل میں ہیں۔ امریکہ ان کا سرپرست تھا، اس لیے وہ جلدی سے دوسرے متبادل تلاش نہیں کر سکتے، لیکن طویل مدت میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے، یہ ممالک امریکیوں سے دور ہو جائیں گے اور یہ خوف انہیں چین کے ساتھ بہتر تعلقات تلاش کرنے کی طرف لے جائے گا۔
Look, the dynamic right now between Trump and all liberal democratic leaders seems to be very bad. The Trump's dynamic with the autocrats, Putin, seems much better. But the reality is, in the short run, Western allies of the United States are in a bind. They have relied on the United States for their security. They have accepted U.S. leadership for decades now. And the entire security system has been built on the idea that the United States was the guarantor of the peace. The United States was the underwriter. So they can't easily find other options very quickly. But in the long run, Caitlin, what is going to happen is these countries, which are rich, powerful countries, are going to start asking themselves what kind of independent path they have to chart. And that means these countries will move away from the American sphere. They will look for a better relationship with China. They will look to find new ways to find markets, to find friends. This is the greatest gift, not just to Vladimir Putin, but to Xi Jinping. China will benefit from this more than any country, perhaps, in the world other than Russia, because this means that a lot of American allies will have to find a way to, make their way in the world, which means having better relations with China. इसके अलावा अमेरिकी मीडिया यह तबसरा भी कर रहा है कि यूरोपीय ममालिक ट्रंप के इकदामात पर कन्फ्यूजन का शिकार है, उनकी कोई वाज़ेह लीडरशिप भी नज़र नहीं आ रही है। CNN के मुताबिक अमेरिका की जानिब से यूक्रेन की हिमायत में हैरानकुन कमी से यूरोपीय लीडर्स और हुक्काम दंग रह गए हैं, और इनमें से काफ़ी लोग ये बात समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अमेरिकी सदर ट्रंप यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के इस कदर खिलाफ क्यों हो गए हैं, और ट्रंप ज़ेलेंस्की के खिलाफ वही जहर आलू झूठी खबरें फैला रहे हैं जो आमतौर पर रूसी हुकूमत की जानिब से सामने आती हैं। यूरोपीय लीडर्स रूस और अमेरिका के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात का हिस्सा भी नहीं थे, और उन्हें यह भी मालूम नहीं है कि अमेरिका कब यूक्रेन के सामने अमन मुआहिदा पेश करेगा या अपनी धमकी पर अमल करते हुए इस तनाज़े से ही पीछे हट जाएगा, और उन्हें यह भी मालूम नहीं है कि अब आगे आखिर क्या होगा। इस पर कुछ माहिरीन का कहना है कि यह सूरत हाल एक लीडर बनाने में मददगार साबित हो सकती है, यानी एक ऐसी शख्सियत जो यूरोप को एक मुश्तरका इरादे पर मुत्तहिद कर सके और यूक्रेन और अमेरिका के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करे। और इसके लिए बरतानवी वजीर आज़म केयर स्टारमर और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन सबसे वाज़ेह उम्मीदवार हैं, लेकिन यूरोप दिफाई उमूर में अपने इत्तेहाद के लिए मशहूर नहीं है, और हर बड़े यूरोपीय लीडर को इस वक्त अपने ही मुल्क में इंतखाबी या मुआशी मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा ट्रंप को कब और कितनी शिद्दत के साथ जवाब देना भी एक पेचीदा मसला है, क्योंकि यूरोपीय हुकूमतें जानती हैं कि अमेरिका के साथ ताल्लुक़ को तोड़ना रूस के मफाद में जा सकता है। इस वक्त ये सूरत हाल नज़र आ रही है। जब ट्रंप का इंतखाब हुआ तो इस बात की जो तवक्को की जा रही थी कि बहुत सारे गैर यकीनी इक़दामात उनकी तरफ से किए जाएंगे, इत्तेहादी भी वो उनकी तरफ देख रहे थे। अब कनाडा से लेकर यूरोप तक उनके इत्तेहादी परेशान हैं, और 1 महीना तकरीबन हुआ है उनको ऑफिस संभाले हुए, जिसके बाद ये सारे इक़दामात नज़र आ रहे हैं।